नमस्कार। चुनावों की घोषणा हो चुकी है और भारत में गली गली, ढाणी ढाणी, गुमटी गुमटी, दुकान दुकान पे अगर सबसे जबरदस्त और गर्मा गर्म अड्डे लगा करते हैं तो वो है चुनाव के समय। और अब वो समय आ गया है। वैसे तो साथियों, आप सब देखते रहे हैं कि पिछले कम से कम 6 महीनों से जिसको हम कहते हैं कि बिल्डअप की स्थिति बन रही थी और चुनावों को लेकर एक तरह से एक माहौल तैयार होने लगा था, हवा बनने लगी थी। और लेकिन अब चूंकि विधिवत रूप से चुनाव के शेड्यूल की, चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है, तो सारे राजनीतिक दल, पूरा जो लोगों का ध्यान है वो इसी पे रहेगा। और ले देकर एक ही सवाल सबके सामने है कि क्या नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे? देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो रिकॉर्ड है लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का बिना ब्रेक के, उस रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी टच करेंगे या कोई उथल पुथल की स्थिति बनेगी? साथियों, हमारे साथ नियमित रूप से हमसे जुड़े अड्डा के साथी विनोद शुक्ला, जो हमारे अड्डों में हमेशा खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं, हमारे साथ हैं। विनोद शुक्ला, वेलकम बैक, नमस्कार। और मेरे साथ मुकेश रंजन है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लगातार विपक्ष, कांग्रेस के सहयोगी दल और ऐसे दल जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अनअटैच्ड हैं, ऐसी पार्टियों की राजनीति को बहुत पैनी निगाह से कवर करते रहे। मुकेश रंजन, वेलकम बैक। और बहुत खुशी के साथ कहना चाहूंगी कि आज से हमारे अड्डा में एक नई साथी जुड़ गई हैं, जानी मानी टेलीविजन पत्रकार, बहुत ही सक्रिय, सड़कों पर घूम घूम कर खबर लाने वाला, जो एक टिपिकल रिपोर्टर होता था, जो अब बहुत कम हो गए हैं, उनमें से मानी जाती हैं अनीता चौधरी। वेलकम अनीता, नमस्कार। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। साथियों, दशकों पहले, एक सेंचुरी से पहले, असदुल्ला खां गालिब ने अपनी एक गजल में ये कपलेट कहा था, हर कोई किसी भी स्थिति में हो, उसको ये ललक होती है कि उसका मुद्दा, उसकी बात सब लोगों को उससे तरजीह मिले। गालिब साहब ने तो ये मोहब्बत के कंटेक्स्ट में ये शेर पढ़ा था, लेकिन चाहे मोहब्बत हो या सियासत, मुद्दे की ललक हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है मेरा मुद्दा सबके जुबान पर आए, सबके जहन में आए। आज भारत का विपक्षी दलों की कई सरकारें चल रही हैं देश भर में, लेकिन राष्ट्रीय पटल पे, नेशनल स्टेज पे भारत का विपक्ष उस एक अदद मुद्दे की तलाश में है, जो मुद्दा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के ब्रांड को, मोदी ब्रांड को डेंट कर सके, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके और उनके जो राजनीतिक संभावनाएं हैं विपक्ष की, उसको थोड़ा ऊपर उठा सके, भले वो जीत ना सके। ये तो लगभग हर कोई देख रहा है कि शायद भारत में विपक्ष इस बार जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, लेकिन कम से कम अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए जरूर लड़ रहा है। तो क्या अब चुनाव तारीख की घोषणा के बाद विपक्ष को वो एक अदद मुद्दा मिल पाएगा जिससे नरेंद्र मोदी, एनडीए सरकार मुश्किल में आ सके और तीसरी बार सरकार बनाने का मोदी के हैट्रिक के सपने को चुनौती मिले और विपक्ष की स्थिति को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिले? हम शुरुआत करेंगे मुकेश रंजन से, क्योंकि विपक्षी दलों को बहुत पैनी नजर से कवर करते रहे हैं। मुकेश रंजन, क्या होगा वो एक कारगर मुद्दा, वो एक अदद मुद्दा जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है? क्या आपको ऐसा कोई मुद्दा दिख रहा है या ऐसी कोई तैयारी दिख रही है? इसमें जो अब तक मुझे लग रहा था कि मैं समझ रहा था कि चुनाव सेट हो चुका है और विक्ट्री और लॉस, जीत और हार चुनाव के पहले ही स्टैब्लिश हो गया है। लेकिन
और ये वोटिंग जो है वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी। इशू यहां रहेगा कि जो प्रधानमंत्री ने 400 पार और 370 का जो आंकड़ा दिया था, ऑपोजिशन शायद उसको नीचे करने की लड़ाई में है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चीजें आने लगी और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और उसने एसबीआई को और इलेक्शन कमीशन को कहा कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा हैं उनको बाहर करो। जब पहले राउंड का डेटा आया तो उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना मिला और किस कंपनी ने कितना बॉन्ड खरीदा था, यही डेटा रहा। पर किस कंपनी ने किस पार्टी को क्या दिया ये उससे पता नहीं चला। उसके कारण एक तरह से मतलब ये कहावत, मतलब एक मुहावरा ये होता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उसके बाद फिर से लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कल मंडे के लिए बोला है, एसबीआई को डेट दिया है कि आओ और अपना पक्ष रखो कि तुम उस मैचिंग डेटा के मैचिंग का डिटेल्स दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो उस पे बात होगी, कल होगी। अब वो कल जो भी होगा, इस बीच में इलेक्शन कमीशन मुकेश ने रंजन, सीधा सवाल, क्या फाइनली सीएए, दिल्ली के दंगे, देश भर में डेमोक्रेसी को खतरा, करप्शन के मामले, तमाम दर्जनों मामले उठाने के बाद धारा 370 इस तरह के और मुद्दे, फाइनली आखिर में क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वो मुद्दा साबित होगा, दैट मच अवेटेड इशू, जो शायद विपक्ष के स्टॉक्स को कुछ बेहतर कर सके बाजार में? मैं बस उसी पे आ रहा था, मैं बस वहीं आ रहा था, थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए मैं उसी पे आ रहा था। और आज इलेक्शन कमीशन ने दूसरा लॉट, एक फ्रेश लॉट भी इलेक्टोरल डाटा का सामने रखा है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि डीएमके पार्टी को छोड़कर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो अपने डिक्लेरेशन में इलेक्शन कमीशन को किस कंपनी से क्या मिला ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि हमें इतने पैसे मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। डीएमके ने डिक्लेयर किया था कंपनी का नाम, और जिसमें वो जो लॉटरी वाली जो कंपनी जो हाईएस्ट बॉन्ड खरीदी थी 1300 करोड़ के आसपास का, उसमें से 585 करोड़ 87 करोड़ रुपया तो डीएमके को ही मिला। और डीएमके के अपने टोटल कंट्रीब्यूशन जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आए हैं उसका करीब करीब 87-88% डीएमके को ही मिला। तो अब कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे सीएए हो, दिल्ली के दंगे हो, या अडानी करप्शन को लेकर जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई, जो राहुल गांधी बार बार कहते रहे, मुझे लगता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू भी आगे चल के अभी चुनाव के बीच में ही हो सकता है कि वो मैचिंग फिगर, वो फिगर मैचिंग वाली बात भी सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम्हें पब्लिक डोमेन में रखना होगा। और वो रखने के बाद भी जो आज एक ट्रेंड दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा डूबियस फंड जिसने सबसे ज्यादा खरीदा, उस लॉटरी कंपनी को लेकर बहुत बातें हुई क्योंकि ये एक टेंटेड कंपनी है और टेंटेड कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। इस बात को लेकर एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी कि ये सारे पैसे तो बीजेपी को चले गए होंगे, ऐसा हुआ नहीं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी टाइम फिक्स होगा, और उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस था, अपने माननीय गृह मंत्री का जो कॉन्फिडेंस था, जो पीछे अभी उन्होंने एक टीवी चैनल के शो में बहुत क्लियरली कहा कि आने दो ना, कौन डरता है, जितने भी चीजें हैं सबको पारदर्शी तरीके से रख दो, फिर देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। मुकेश रंजन, आपको ये उसमें जोड़ना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी ने ये भी उस कार्यक्रम में कहा था कि जब वो मिसमैच वाली बात उठाई गई कि जब तक ये नहीं पता चलता कि किस कंपनी के खरीदे बॉन्ड को किस पार्टी ने कितना एनकैश किया, तब तक ये रिलेशनशिप का, ये डाटा का कोई मतलब नहीं है। तो गृह मंत्री ने कहा था कि आप देखते जाइए, विपक्ष इसमें फंस जाएगा। तो लगता है वो एक ही दिन 24 घंटे के अंदर वो स्थिति बनने लग गई है। अनीता,
मैं समझ रही हूँ आपको जुड़ने में हमसे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज यू आर इन ट्रांजिट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने आप को अच्छे से कनेक्ट कर लें और 2 मिनट इंतजार करें। मैं जल्दी से विनोद जी से एक टिप्पणी लेना चाहूंगी मुकेश जी के अंतिम जो कमेंट था उनका उस पे। विनोद शुक्ला, जैसे रफाल में हुआ एक बार, जैसे आरएसएस पर राहुल गांधी के जो हमले थे उसके डेफेमेशन के केस में हुआ, जैसे कश्मीर के 370 के एब्रोगेशन पे हमने देखा, क्या ये जो डेटा अभी अभी आया है, जो अभी तो केवल डीएमके, अन्ना डीएमके और जेडीएस, ये 3 दल हैं जिन्होंने किस कंपनी का कितना बॉन्ड इनकैश किया ये विवरण दिया है, लेकिन उससे जो सच्चाई सामने आई है कि 82-83% जो फ्यूचर गेमिंग का, वो लॉटरी वाले ग्रुप का, सेंशियागो का जो बॉन्ड्स लिया खरीदा उन्होंने, उसका 82-83% केवल डीएमके को गया। तो ये जो करप्शन और क्विड प्रोको का नैरेटिव तैयार किया गया था, अभी तो बाकी डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन ये डीएमके वाले मामले से जो बात समझ आ रही है, जो कहा जा रहा था, एक आरोप की एजेंसियों का दबाव बनाया जाता है और फिर उसके बाद बॉन्ड के लिए मजबूर किया जाता है, देयर इज अ क्विड प्रो को। क्या आपको लगता है वाकई डीएमके के उदाहरण से ऐसा लगता है कि ये डिटेल्स को लेकर जितनी अग्रेशन और जितनी आक्रामकता से विपक्ष हमला कर रहा था, अब ये डिटेल आने के बाद विपक्ष के लिए भी ये मामला फंसने वाला हो सकता है? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस समय जो इंडिया अलायंस के जो अंदरूनी समीकरण और हालात हैं, उसमें अभी तक अगर कोई पक्का सहयोगी है कांग्रेस का तो वो डीएमके ही सबसे मजबूत सहयोगियों में हम कह सकते हैं। तो क्या ये दांव भी जल्द उल्टा पड़ जाएगा? देखिए स्मिता, सबसे महंगा माइक्रोस्कोप जो होता है वो 1.5 से 2.5 करोड़ के बीच आता है। मुझे लगता है विपक्ष ने वो ऑर्डर कर दिया होगा। और इस जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसमें अडानी का नाम खोजा जा रहा होगा कि किसी तरह से अडानी का नाम मिले, तो उसके बाद नैरेटिव बने। लेकिन वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं कुछ परिस्थितियां गिना दे रहा हूँ। अडानी को लेकर के करप्शन की बात हुई, नॉर्थ साउथ डिवाइड में चुनावी इशू या मोदी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मसला है, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म किया गया, भ्रष्टाचार की बात की गई, सबसे महत्वपूर्ण बात जातीय जनगणना फेल हुआ, सीएए को लेकर के अभी भी उसको कोशिश की जा रही है, दिल्ली दंगा को लेकर के बड़ा बनाया गया कि जब ये चीफ कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तभी ऐसा होता है। 337 और 35 पर ये लोग कोशिश करके हाफ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड नया इनके पास है, आरएसएस को लेकर के सारी बातें हुई। ये सारा का सारा जो गिनाया, और ये मैं रिकॉल कर पाया बैठे बैठे डिबेट के समय। इसके अलावा अगर फुर्सत से लिखना होगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने इशू हैं विपक्ष ने तलाश किया, नहीं हो पाया। मैंने जैसा कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अडानी का है, जो अब क्लियर हो चुका है कि अडानी की उसमें कोई भूमिका नहीं है, और जितने भी हैं उस सबके नाम तो कम से कम आ ही गए हैं कि इन्होंने कम से कम अभी तक खरीदे बॉन्ड्स में उनकी किसी कंपनी का ऐसा कोई ड्यूबियस कोई ऊंची नजर कहीं भी नहीं है। जी जी। तो ये सारे के सारे इश्यूज इन्होंने अपने स्तर से उठा लिए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि शायद कांग्रेस या विपक्ष की राजनीति का जो है वो होमवर्क उन्होंने करना बंद कर दिया है। और कई कई बार मीडिया को खबरें लिखनी होती हैं, हम सब उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, और हम अपने सूत्रों से कुछ खबर लिखते हैं। कई कई बार वो सूट जिसको नहीं करता है, और विपक्ष के दल कम से कम बिना अपना होमवर्क किए वो कौवा कान ले जाने वाली रणनीति जो होती है, अपना कान नहीं देखते हैं और भाग लेते हैं विषय के पीछे, जबकि हो यही रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जब सुप्रीम कोर्ट ने या इस तरह की बात आई कि डिक्लेयर किया जाएगा, उसी दिन मैं कम से कम ये कॉन्फिडेंट था कि इसमें बीजेपी कहीं नहीं उलझने वाली है, और ये सारा का सारा मामला विपक्ष पर बूमरैंग करने वाला है, और वही हुआ। और ये मामला उठाएंगे। देखिए, जैसे चौकीदार चोर की बात इन्होंने की थी राफेल को लेकर के, अल्टीमेटली इनके हिस्से आया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया, उनका परिवार कोई नहीं है, फिर वो उन पर घूम फिर के आया कि भाई इनको सिस्टम नहीं मालूम है कि जो राष्ट्र सेवा करते हैं, ज्यादातर राष्ट्र ऋषियों का, शंकराचार्य का भी कोई परिवार नहीं था। उन्होंने परिवार छोड़ करके राष्ट्र
रामकृष्ण परमहंस ने पत्नी को, शारदा को माँ कहते थे, इसलिए कि उन्होंने राष्ट्र की, धर्म के लिए लड़ाई। तो यही कहते हैं कि जो डिस्कनेक्ट है राष्ट्र का, हिंदुत्व का, भारत का, सिविलाइजेशन का, उस सेवा से, ये उस डिस्कनेक्ट विपक्ष का इतना ज्यादा है कि वो नहीं समझ पाते हैं। और ये मोदी का जी के सिविलाइजेशनल प्रोमिसेस, सिविलाइजेशनल रेसर्जेंस की जो बात हो रही है कि केवल रोटी कपड़ा और मकान के लिए मोदी सरकार काम नहीं कर रही है, वो हमारे सांस्कृतिक गौरव, हमारे राष्ट्रीय जो चेतना है उसके लिए भी काम कर रही है। इसीलिए मोदी सरकार का ये एक टैगलाइन भी है कि विकास भी विरासत भी। उस पर लौट कर आऊंगी क्योंकि वो शायद पहला ऐसा चुनाव होने वाला है जिसमें कि राष्ट्रीय गौरव पर भी एक बात होनी है। केवल गवर्नेंस और रोटी कपड़ा मकान यानी ब्रेड एंड बटर इश्यूज जिसको हम बोलचाल में कहते हैं, केवल वही नहीं होगा। एक पूरे राष्ट्र को अपनी आइडेंटिटी, अपने कैरेक्टर, अपनी चेतना का भी एहसास हो रहा है। लेकिन उससे पहले अनीता इंतजार कर रही है, मैं अनीता से जानना चाहती हूँ। अनीता, दो बातें हैं जैसा विनोद शुक्ला उठा रहे थे। एक है कि विपक्ष मुद्दों को लेकर विपक्ष ने होमवर्क करना छोड़ दिया है कि कोई मुद्दा जो उनको उनके थिंक टैंक और उनके लैपटॉप पे जो प्रेजेंटेशन देने आते हैं, सो कॉल्ड कम्युनिकेशन विज़किट्स, और जो तमाम उनका कुछ एक फिक्स वर्ग है, एक फिक्स आइडियोलॉजी का वर्ग है जो उनको अपने इनपुट्स देता है, लेकिन क्या वो जनता में रेजोनेट करेगा, इसकी होमवर्क किए बिना वो मुद्दा उछाल देते हैं। दूसरी बात विनोद जी ने कही कि डिस्कनेक्ट हो गया है जमीन पे लोगों के लिए, क्या मुद्दा उनके जहन में कारगर है, उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो ना कह के वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो या तो असर नहीं करता या उल्टा असर कर जाता है। जैसे रफाल के मामले में चौकीदार चोर का मुद्दा था, या आज ये परिवार का मुद्दा जो है। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस ने लगातार 2 दिनों तक कई गारंटीज की बात उन्होंने अनाउंस की है। अभी विधिवत रूप से उनका मैनिफेस्टो नहीं आया, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी है। और वो जो न्याय का एक नया रूप, जो न्यू वर्जन ऑफ न्याय जो 2019 में लाया गया था, जो पिट गया बुरी तरह, वो न्याय का नया स्वरूप जो आया है उसमें महिलाओं के लिए काफी प्रोमिसेस हैं, नौकरियों को लेकर, उनको सुविधाओं को लेकर। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या महिला वोटर जो अब तक बहुत ही मजबूती के साथ, एक तरह से बिल्कुल पूरी तरह सॉलिडली नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करती रही है, क्या इस बार कांग्रेस ने जो कुछ घोषणाएं की हैं उससे महिला वर्ग में कोई डेंट पड़ेगा वोटिंग में? देखिए, आप बोली कि मुद्दे की तलाश कर रहा है विपक्ष। मैं कहती हूँ कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष अभी भी ये समझ रहा है कि राजनीति मतलब विचारधारा की लड़ाई, जबकि विचारधारा कहीं पीछे छूट गई है। अब राजनीति में जनता जो है वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो इस समावेशी राजनीति में अपने अस्तित्व को तलाश रही है कि मेरी पहचान कहाँ पे उच्चतम हो सकती है। और ऐसे में जब पहचान की बात होती है तो जहाँ पे वो अंतिम गांव था वो आज देश का पहला गांव बन गया है, जहाँ के लोग कभी निष्क्रिय हुआ करते थे, उनकी तरफ कोई जाता नहीं था, उनको विकास की वो धारा दिखाई दी, तो भला वो विपक्ष की तरफ क्यों जाएंगे? कांग्रेस को लगता है कि हम मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे तो लोग जो है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हिंदू क्योंकि बाय नेचर लिबरल होता है। तो लेकिन राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि हम तो बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। वो तो ये रोजगार की ही बात कर ले, वो रोजगार की तलाश करते रहते हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन यहाँ स्वरोजगार से जनता इतनी अभिभूत है कि उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको स्वरोजगार चाहिए। उसको चाहिए कि हाँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करूं, अपने मर्जी का काम करूं, जहां मेरे कला और कौशल का सम्मान हो और मेरे अंदर में 4 लोग काम करे हो। अब वो स्वरोजगार को रोजगार की कैटेगरी में रखते नहीं है। वो ऑटो जो चला रहा है उसको बेरोजगार बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो लोग शिल्पकार हैं वो बेरोजगार हैं।
वो बोलते हैं कि जो कालीन बना रहा है वो बेरोजगार है, जो साड़ी के मैन्युफैक्चरिंग में हैंडलूम का काम कर रहा है वो बेरोजगार है। उनको नहीं पता है कि विरासत को सम्मान जब से मिला है, ये कारीगर, ये जो स्वरोजगार में लगे लोग थे, आज इतना अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग उसी तरफ जाना। एंटरप्रेन्योरशिप, हम बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि मुझे रोजगार नहीं चाहिए, मैं किसी के अंदर में काम नहीं करना चाहता, मैं अपने मर्जी का मालिक बनूंगा, मैं अपना काम खुद करूंगा। लोगों के लिए रोजगार का मतलब अब नौकरी नहीं है, नौकरी, वो नौकरी को रोजगार मान रहे हैं। लोग स्वरोजगार होके शहंशाह बन के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये आप बताइए क्या मुद्दा कहाँ रह गया? आपकी बात से मुझे याद आया, मेरी स्वर्गीय नानी हमें हमेशा सुनाया करती थी, जब रोजगार नौकरी के लिए सब मेहनत करते थे तो वो कहा करती थी कि हमारे पारंपरिक विजडम में, ट्रेडिशनल विजडम में हमारे बड़े बुजुर्गों की ये मान्यता थी कि सबसे निम्न किस्म का जीवन जो है वो नौकरी वाला होता है। बहरहाल नौकरी मतलब नौकर, लोग नौकर नहीं बनना चाहते आज। एक चीज और पूछना चाहूंगी अनीता, उसके बाद मैं मुकेश भैया से एक सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे रफाल वाले कंटेक्स्ट में हमने देखा था कि चौकीदार चोर का नारा उल्टा पड़ गया, लोगों ने बहुत ही आक्रामक होकर उसके खिलाफ लोग हो गए और बल्कि उन्होंने ये भरोसा दिलाया। अभी जो लालू यादव जी के जो टिप्पणी आई थी परिवार वाली, जिसके बाद बीजेपी के सब नेता और सब उनका जो समर्थक वर्ग है, इकोसिस्टम पूरा, और तमाम लोगों ने कहा कि हम भी मोदी का परिवार, और अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो चुनाव कैंपेन का पूरा जो थीम है वो मोदी का परिवार ही थीम बन गया है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी ये उसी तरह से उल्टा पड़ेगा, या जो विपक्ष उसके खिलाफ सवाल उठा रहा है कि इनका परिवार तो अडानी अंबानी है, इनका परिवार तो ईडी और सीबीआई है, तो क्या इस बार भी मुद्दा उसी तरह काम करेगा या इस बार हालात अलग हैं? ये जो लालू यादव का बयान आया मोदी के परिवार को लेकर के, ये बयान जो है सिर्फ लालू यादव को नहीं, पूरे उनकी जो इंडिया अलायंस है और जो उनसे बिखर गए हैं, ये सभी विपक्षी पार्टियों के लिए बैकफायर हो चुका है। उनके पीछे इस तरह से भाग रहा है कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आग का गोला उनके पीछे भाग के उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम भस्मासुर थे और वैसे ही मैं तुम्हें जलाऊंगा। क्योंकि देखिए, परिवार, अगर वो अडानी को बोलते हैं ठीक है मोदी का परिवार, तो उस मोदी के परिवार में सीबीआई भी आती है, ईडी भी आती है, अडानी भी आता है, अंबानी भी आता है, और एक कॉबलर भी आता है, एक कारीगर भी आता है, एक ऑटो चालक भी आता है, सब बराबरी में आ गए। तो क्या हुआ, सारे समावेशी हो गए, सबको लगा मैं मोदी का परिवार हूं। तो यानी कहने का मतलब आप वो ले देकर वही बात है अनीता, कि ये मुद्दा भी बहुत ही समझदारी और बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स के साथ नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने इसको विपक्ष के लिए ही एक वो आग का गोला जैसे आता है, आपने बताया, बड़ा ग्राफिक आपने चित्रण किया है उसका, तो वो आग का गोला किसको जलाएगा और कहां तक जलाएगा। अनीता, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मुकेश रंजन पर आना चाहूंगी। मुकेश रंजन, एक बात जो थोड़ी सी एक टच किया विनोद शुक्ला ने, सिविलाइजेशनल जो मुद्दे हैं, जो भारत की सभ्यता, भारत की पहचान, भारत के दुनिया में एक आइडेंटिटी को ये करते हैं। शुरू से हमने देखा है कि जब से 47 में देश आजाद हुआ, लगातार सक्सेसिवली जो सरकारें आईं, वो एक अपने आप को कहती तो सेंट्रिस्ट थी, लेकिन उनका जो आइडियोलॉजिकल वो था बेंट, उनका जो लीनिंग थी उनकी, वो एक लेफ्ट लिबरल, लेफ्ट थिंकिंग वाले लोगों के एक तरह से कब्जे में थी। और इसी तरह की चीजें लगातार बढ़ती चली गई, पहले नेहरूवियन सोशलिज्म के दौर में, फिर इंदिरा गांधी के दौर में भी, और उसके बाद तो जो सरकारें आई उनका कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल वो बन ही नहीं पाया, क्योंकि उथल पुथल का समय आ गया, कोएलिशन का समय आ गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि देश में जो माहौल है, क्या जो ब्रेड एंड बटर इश्यूज हैं, रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि मुफ्त राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मकान बन रहे हैं, और तमाम दूसरी जो जीवन उपयोगी सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, आयुष्मान कार्ड उसमें महत्वपूर्ण है, नल से जल का काम तेजी से चल रहा है,
क्या ये मुद्दे प्राइमेसी में रहेंगे, ये मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे, या जो भारत की एक सिविलाइजेशनल, एक जो हमारा सभ्यता, हमारे गौरव को पहचान दिलाने की, दोबारा उसको रेसर्जेंस उसका जो है, जैसे देश का हिंदू समाज है या देश के बौद्ध हैं या तमाम लोग हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो वोट पे ज्यादा दिखेगा या वो नहीं दिखेगा? देखिए, एक तरह से इस बार जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तो ये 10 साल के अपने कार्यकाल के बाद जा रही है। 10 साल का कार्यकाल था, और इस 10 साल के कार्यकाल में ये जो नल से जल और जो भूख की बात है, जो रोटी कपड़ा मकान की बात है, उन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इकोनॉमी की बात है, इस पे बहुत काम हो चुका है और बहुत हद तक बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हुए हैं। जब देखिए, ये जो सिविलाइजेशनल इशू है ना, ये सिविलाइजेशनल इशू जब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं अपने बेसिक नीड्स को लेकर, तब तक ये इशू उनको उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। दूसरा, ये जो 47 के बाद जो अब तक जो सरकारें रही, वो वेस्टर्न थिंकिंग और वेस्टर्न थॉट्स पे चलती रही। जो जितने इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज थे इंडिया के इंपोर्टेड आइडियोलॉजीज पे काम करते रहे और उसी ढर्रे पे राजनीति की गई। तो जो इंपोर्टेड आइडियोलॉजी था, यानी वो आइडियोलॉजीज जिनका जो अपनी जिनका फाउंड है वो भारत की धरती, भारत की भूमि नहीं, यूरोप या दूसरे कॉन्टिनेंट से उनको इंपोर्ट किया गया। हाँ, और उसी के परिप्रेक्ष्य में राजनीति और यहाँ की व्यवस्था चलाई गई। मुझे समझ में आया है कि ये पिछला जो 10 साल है, वो पहली बार भारत को एक प्योर इंडियन गवर्नमेंट मिला है, जो कि अपने सोच, कर्म और तौर तरीकों में पूरा का पूरा भारतीय है। और जो भारतीय है वो ऑब्वियसली भारत की जो एक तरह से उसको कहते हैं ना कि जो स्वर्णिम भारत, जो भारत की जो सोच है, और आज की डेट में आप देखिए कि भारत की सोच से अब विश्व का सोच, मेरे विश्व सोचने लगा है भारत की तरह से। तो ये जो गर्व का एहसास है, देखिए, जो वोटिंग और इलेक्शन होता है, थोड़ा इमोशनल चीज भी होता है, रोटी कपड़ा मकान अपनी जगह पे है, लेकिन जो इमोशनल कनेक्ट जब भी होता है, जैसे पहले भी नेहरू जी के साथ इमोशनल कनेक्ट होता था, इंदिरा जी के साथ भी बहुत सारा इमोशनल कनेक्ट रहा, तो आज की डेट में हम ये कहते हैं कि वो जो इंदिरा जी या नेहरूवियन फिलॉसफी थी ना, उसका कनेक्ट टूटा है और उसके रूट्स अब भारत में भारतीय होने का गर्व बढ़ गया है। अब ये जो सिविलाइजेशनल चीज है, उसमें राम से बड़ा और कोई कैरेक्टर नहीं है। राम के साथ कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सब लोग जुड़ते हैं, और जो अचीवमेंट हुआ है इस कार्यकाल में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, इस अचीवमेंट का इंपैक्ट चुनाव पे होना है, अवश्यंभावी है, और ये होकर रहेगा। चलिए, हाँ, और आप ही की बात से आगे कहूंगी कि हालांकि अब वो चुनावी राजनीति में इस समय सक्रिय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेता, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी, केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती ने एक बार, आपको याद होगा, एक यात्रा निकाली थी जब वो बीजेपी से अलग हो गई थी, राम रोटी यात्रा। क्योंकि उमा श्री भारती का ये उनका तर्क था, उनका आर्ग्यूमेंट था कि व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन समाज में जीने के लिए राम भी उतना ही जरूरी है जितना रोटी। यानी जीवन की आवश्यकताओं के साथ साथ एक स्पिरिचुअल, उसका जो उसकी एक सभ्यता, उसका एक जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, वो भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। विनोद शुक्ला, क्योंकि राम की बात मुकेश जी ने उठाई है, राम मंदिर के पूरे विषय को लेकर, इसका पॉलिटिकल नैरेटिव, इसका सांस्कृतिक महत्व, इस पर आप लगातार लिखते रहे हैं, कमेंट्री करते रहे हैं। आपसे जल्दी से जानना चाहूंगी, क्या वोट राम पे पड़ेगा, रोटी पे पड़ेगा, या राम और रोटी पे पड़ेगा, या कुछ और?
जी, मैं जल्दी से इसको समझाने की, समअप करने की कोशिश करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, राम भारत में इतने महत्वपूर्ण हैं। मुकेश जी ने बात की कि जो नायकर हैं, उनके माँ-बाप ने भी उनका नाम रामास्वामी रखा। उनके पिता का नाम, उनके भाई का नाम कृष्णस्वामी रखा। ये दक्षिण की बात हो गई। पश्चिम में, अरे पूरब में आते हैं। बंगाल के लोग कहते हैं कि हमको देवी उपासक है, राम से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल के सबसे सेलिब्रेटेड सेंट का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। बजरंगबली के नाम पर गदाधर रखा गया था। ये सिविलाइजेशनल उसकी बात हो गई। अब मैं सिविलाइजेशनल उसको और जोड़ने की कोशिश करता हूं। देखिए, भारत में नौकरी की चाहत कब शुरू हुई? भारत में नौकरी की चाहत तब शुरू हुई जब सिविलाइजेशन के नाम पर अंग्रेजों ने भारत के जितने क्राफ्ट थे, एम्प्लॉयमेंट का वो था, कुटीर उद्योग था, सबको नष्ट कर दिया। लोग क्या करना शुरू किए? रेगुलर इनकम के नाम फौज में भर्ती होना शुरू किए। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार फौज में भर्ती हुआ एक स्तर पर। दूसरे स्तर पर ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी शुरू की, और कांग्रेस, जो अभी की कांग्रेस है, उसी कांग्रेस के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। उनकी सारी की सारी लड़ाई ब्यूरोक्रेसी में भारत के एंट्री को लेकर के थी। मतलब ये कि हम नौकरी के लिए गिड़गिड़ाते रहे, इसको कांग्रेस ने प्रमोट किया। और ये लंबा डिबेट है कि कांग्रेस ने क्या बनाया, भारत के लोगों को क्या बनाया। दो चीजें से समझ लीजिए। एक ये कि मजदूरों के स्तर पर जो लोग अपने खेत में काम करते थे, जो लोग शिल्पकारी करते थे, उनको अंग्रेजों की सैनिक उसमें भर्ती किया। और दूसरे स्तर पर जो थोड़ा लोग अंग्रेजी एजुकेशन पा गए थे, वो उनकी ब्यूरोक्रेसी में घुस रहे थे। तो ये दो तरह से चाकरी करने का काम कांग्रेस की तरफ से आया, और जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया वो आया। नहीं और नहीं, उसका सो व्हाट इज द पॉइंट? जी मैं बता रहा हूं। तो आप ये जो बात कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट केवल सरकारी नौकरी नहीं है ना। हमारा जो सिविलाइजेशनल तरीका था, डिपेंडेंसी थी, पूरा का पूरा समाज एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ था कि वो एक दूसरे को मदद करता था हर स्तर पर, इकोनॉमिकली कहते भी हैं पूरा। कि हर गांव, अंग्रेजों ने जो जी हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल डिसरप्ट किया, उससे जी, पहले हर गांव अपने आप में एक परिपूर्ण इकाई होती थी। उस सेल्फ गांव में सफिशिएंट सब था। कुछ मिलता था। जी, तो सेल्फ गांव सफिशिएंट अपने था। आप में एक कंप्लीट यूनिट हुआ करता था। बिल्कुल। तो जो 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 अनीता ने अभी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भाई जो आदमी रिक्शा चला रहा है, वो अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, वो काम कर रहा है। अनीता ने इसकी बात की, लेकिन ऐसे लगभग हजारों नए ट्रेड इस सरकार ने पैदा किए हैं। उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कांग्रेस का कोई नेता ये कहे कि वो अनएम्प्लॉयड है, इसलिए कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो आदमी अपने घर पे लेके जा रहा है। दूसरा ये कि जो सड़कें बन रही हैं, सड़कों पर काम करने के लिए स्टील से लेकर के बाकी सारा काम हो रहा है। इतनी छोटे छोटे डिटेल हैं। और जो लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, वो अपने लिए घर बना रहे हैं, तो उनका घर कौन बनाएगा? उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मैं बता रहा था ना, डिस्कनेक्ट है। वो डिस्कनेक्ट इतना वाइड है कि विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है। और तो वो मोदी राम और रोटी वाले सवाल का क्या हुआ विनोद जी? हाँ, राम और रोटी का बताते हैं। देखिए, मैंने बताया कि राम जो है वो राम हमारे, मतलब उसको अगर इमोशनली बोले तो हमारे नस नस में राम है। और जब तक हम राम को सिविलाइजेशनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनकी गरिमा को, अच्छा अब अगर राम के स्थापना से ही जोड़ लीजिए, तो अयोध्या में ही राम ने कम से कम लाख लोगों को रोजगार दे दिया है। आप उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, मैं सिर्फ अयोध्या की बात कर रहा हूं। और अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बहुत सारे, राम ने तो राहुल गांधी को रोटी दे रखी है, रोज बीजेपी को गाली देते हैं। भाई वो भी तो उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, इसीलिए पूरे विपक्ष को राम ने एम्प्लॉयमेंट दे दिया है। तो चलिए, अनीता से समय काफी हो गया है, मुझे मालूम मुकेश जी को भी जाना है, अनीता भी इंतजार कर रही हैं। इस पर और आगे भी बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव में लगातार ये रेलेवेंट रहेंगे। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव का पूरा वो चलने वाला है कैंपेन। अनीता, जल्दी से बताइए, पहले तो आपकी एक क्विक टिप्पणी चाहूंगी कि आप मानती हैं कि राम और रोटी साथ साथ इस चुनाव में चलेंगे? पहली बात। और दूसरी बात, हम लगातार डेटा एनालिसिस करके देखते रहे हैं, और आपने भी ये विश्लेषण किया होगा कि महिला मतदाता जो है
महिलाओं की मतदान में भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत से भारत के हिस्से ऐसे हैं जहां महिलाएं पुरुष मतदाताओं के बिल्कुल बराबर वोट डाल रही हैं और कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में इवन जो बिल्कुल एक कुछ दशक पहले नामुमकिन कहा जाता था कि हिंदी हार्टलैंड में भी कई जगहों पे वो अपने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ देती हैं बूथ में, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। तो कहां तक महिला मतदाता इस बार इस चुनाव को प्रभावित करेगी, खासकर हमारी जो युवा महिलाएं हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर जो हैं, इस पर एक जल्दी से टिप्पणी करिएगा ताकि हम इस चर्चा को इधर वाइंड अप करने का प्रयास करें। आपने 2 सवाल पूछे और इतने गहन, उसको जल्दी से वाइंड अप करना है, मुझे जल्दी से बोलना है, तो मैं जल्दी से बोलने की कोशिश करती हूँ। नहीं, आप अपनी पूरी बात रखिए, आप अपनी पूरी बात रखिए। राम और रोटी की अगर बात करें तो राम तो रोटी के दायक हैं, तभी तो सबरी अपना जूठा फल उनको खिलाई कि आप मेरे जूठे बेर को खाइए और पूरे संसार का पेट भरिए। राम अगर ना हो तो किसी का पेट भर नहीं सकता है। राम हमारे लिए आस्था का विषय नहीं है, सिर्फ ये हमारे सम्मान का विषय नहीं है। राम तो हमारे कण कण में है, राम हमारे जीने का तरीका। मुकेश जी अगर अपना माइक म्यूट कर सकते हैं क्या? बोलिए अनीता। राम हमारी जीवन शैली है और वही जीवन शैली थी। आपने बहुत अच्छी बात कही स्मिता जी कि एक गांव पूरा यूनिट होता था, उस गांव में सबरी भी होती थी जो एक टोकरी बनाती थी जिसको कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। वो कुम्हार भी होता था जिसके बर्तन हम लेते थे, और वो बाकी जो बुनकर होते थे, कई तरह के रोजगार होते थे, मोदी की दुकान होती थी और सब हम खरीदते थे। और बदले में क्या होता था, जिसके पास पैसा होता था वो पैसे देकर खरीदता था, नहीं तो बार्टर सिस्टम चलता था कि मेरे पास अनाज है, तुम हमको ये दे दो, हम तुमको अनाज देंगे। समझिए, कोई द्वंद नहीं था, कोई जाति भेद नहीं थी और कुछ भी नहीं था। राम वहां मौजूद थे और सारे समुदाय के लोग, जिस जातीय जनगणना को लेकर के पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई थी, अगर उस संरचना को देखें, उस जीवन शैली को, उस सिविलाइजेशन को देखें, तो वहां तो जाति का कोई भेदभाव था ही नहीं। क्योंकि आप अपने गांव की बात को अगर याद करेंगी, अपने यहाँ के रस्मों की अगर याद करेंगी, तो हमारे यहाँ शादी होती थी तो मनाया जाता था। जो बुनकर है, जो कि वो बोलते कि सिर्फ शादी ही नहीं अनीता, छोटे से अनुसूचित जाति के होते थे, समाज के हर वर्ग को मुंडन में शादी में जाके मनवल होता था कि आप हमारे यहाँ आइएगा। और भोज का पहला पंथ जो चलता था वो उनसे चलता था और पूछा जाता था कि वो आया है कि नहीं आया है, नहीं तो भोज शुरू नहीं होगा। तो हमारे यहाँ तो ये जातीय भेदभाव था ही नहीं। मेंशन किया, चुनाव पे लौटते हैं अनीता, क्या आपको लगता है जाति जनगणना को एक बार फिर कांग्रेस ने बड़े स्तर पे, कुछ दिन वो उस बात को उन्होंने पीछे कर दिया था, लेकिन अब फिर से पिछले एक हफ्ते से जाति जनगणना की बात राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके और वरिष्ठ नेता उठा रहे हैं और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है महाराष्ट्र में अपनी यात्रा में कि जाति जनगणना उनका सब एक महत्वपूर्ण उनके प्लान में रहेगा। जाति जनगणना का चुनाव में कितना महत्व होगा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुष्टीकरण से हिंदू मुसलमान से लेकर के जाति में अब वो मैं क्या बोली कि परिभाषाएं बदल चुकी हैं। जब वो समाज को बांटने की कोशिश करके वो राजनीति करेंगे, तब तक वो उनके ही बैकफायर होगा, उनके ऊपर ही पड़ेगा और उसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। क्योंकि आज बंटने में नहीं बल्कि पूरे देश की जनता है वो जुड़ने में विश्वास करती है। बात नारियों की करते हैं, नारी जो है आज अपने आप को इस मोदी सरकार के अंडर में ये सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करी है। ये मैं इसलिए बोली हूँ कि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग 2019 में और 2021 में जब यूपी का चुनाव हुआ तब मैंने किया है, और वहां पे 2019 की एक घटना सुनाती हूँ, तब आप समझ जाएंगी कि आज तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। तब ट्रिपल तलाक आया ही था और लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोदी जो है ना, ट्रिपल तलाक कुछ काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और मोदी जो है इस बार जाएंगे क्योंकि बहुत ट्रिपल तलाक का फैसला चुनाव के बाद हुआ था, चुनाव के बाद मुद्दा चल रहा था, मुद्दा चल रहा था।
बिल उसके बाद पास हुआ। हाँ, मुद्दा चल रहा था, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जो है ऑर्डर आ चुके थे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं उस समय उस वक्त में मुजफ्फरनगर में थी जब ये मुद्दा बहुत पीक पे था। मुजफ्फरनगर जो कि हिंदू मुसलमान का गढ़ माना जाता है, खासकर मुस्लिम समुदाय, कैराना और बाकी जैसा संभल, और अगर मुजफ्फरनगर सिटी की बात करें तो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। और वहां पे मुस्लिम वोट जो है बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। जीत और हार का सवाल था। संजीव बालियान के खिलाफ एक मुहिम सी छिड़ी हुई थी कि संजीव बालियान इस बार हारेंगे ही। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में गई तो वहां पे मैंने हिंदू महिलाओं से भी बात की, ऑफ द रिकॉर्ड मुस्लिम महिलाओं से भी बात की। मुस्लिम महिलाएं थी, दोनों के दर्द समान थे, दोनों एक ही बात कह रही थी कि अरे यहाँ तो बहुत छेड़छाड़ होती है, लेकिन जब से योगी जी आए हैं, संजीव बालियान भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। छेड़ने वाले को यहाँ पे जो जिस रोमियो स्क्वाड को लेकर के इतनी राजनीति हुई थी, उससे वो खुश थी। वो बोली कि हमें बहुत खुशी है, हम आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों सुरक्षित? क्योंकि वहां पे मुसलमान भी जाट और हिंदू भी जाट, वहां पे मुसलमान भी राजपूत, हिंदू भी राजपूत, और वहां पे एक होड़ सी थी कि तुमने मेरी लड़की को छेड़े तो हम डबल इंटेंसिटी के साथ तुम्हारी लड़की को छेड़ेंगे। तो वहां पे पिस रही थी लड़कियां, और वहां पे लड़कियों ने इतना जमकर वोट किया मोदी जी के खिलाफ, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे मुसलमान महिलाएं हो, सभी ने इतना वोट किया कि संजीव बालियान, जिसकी कयास लगा रहे थे कि संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर का सीट जो है वो हारने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छे नंबरों से जीते थे। तो आज हर तरफ देखेंगी, आज महिलाओं को लेकर के आप याद कीजिए कि अभी जो कार्यकारिणी यहाँ पे अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, मोदी जी ने क्या बोला कि आप महिलाओं के बीच में जाइए, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिए, उनके पांव छूइए और उनको सम्मान दीजिए। वोट बाद में मांगिए, लेकिन उनके सत्कार, उनके सम्मान, उनके रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। हमारी महिलाएं जो है, हमारे देश का सम्मान है, हमारी माताएं और बहन है, उनका सम्मान जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तो आपका सारा वोट मांगना जो है बेमायने रहेगा। अब आप सोचिए कि कोई कार्यकर्ता जाएगा। की बात यह है अनीता कि एक तो महिलाएं अन्य मुद्दों के बजाय सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखकर वोट करती हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, वेस्ट बंगाल हो, हर जगह महिलाएं वोट डालती हैं तो सबसे पहले अपने सुरक्षा की चिंता करती हैं, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित होंगी तभी वो अपने अवसरों का लाभ उठा पाएंगी। सुरक्षा नहीं हो तो पूरा परिवार उसके बाद फील करता है, उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं जल्दी से एक एक त्वरित टिप्पणी, फाइनल टिप्पणी लूंगी मुकेश रंजन और विनोद शुक्ला से, क्योंकि अब हमें इस बहस को विराम देना होगा। मुकेश रंजन, मुझे मालूम है आपको जाना है, आपसे जल्दी से एक त्वरित फाइनल कमेंट चाहूंगी। पहली बात कि बीजेपी ने अपने कुछ पुराने एनडीए छोड़कर गए हुए साथियों को वापस लिया है। अब ये बात की जा रही है, दो तरह से इसको देखा जा रहा है मुकेश रंजन। पहली बात ये कही जा रही है कि अगर बीजेपी जीत को लेकर इतनी आश्वस्त है, अगर ये चुनाव इतना कंफर्टेबल है, तो पुराने साथियों को साथ लाने की क्या जरूरत पड़ गई। और दूसरा, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे, जैसे कि जयंत चौधरी की आरएलडी है, तो इससे किस तरह का इंपैक्ट चुनाव पर आप देखते हैं। और दूसरा कि आपको क्या लगता है, विल यू लाइक टू हैजर्ड अ गेस कि विपक्ष इस समय कितनी सीटों की वास्तव में जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। ये जहां तक सीटों का सवाल है उस पे अभी कुछ कहना, अब ये कह देना कि वो इतने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उचित नहीं होगा। चुनाव में कोई भी पार्टी आती है तो वो अपने पूरे जोश खरोश से आती है और पूरी हिम्मत से आती है कि हम ये चुनाव जीतने के लिए आए हैं। खैर, बहरहाल दूसरा ये है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अभी नहीं है जो कि पैन इंडिया अकेले चुनाव लड़ रही हो। तो लड़ाई बीजेपी का जो है वो पॉकेट्स में है और डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ है। जब पॉकेट्स में बीजेपी लड़ाई लड़ रही है तो पॉकेट्स में लड़ने के कारण क्या हो रहा है कि बीजेपी को एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी, बिकॉज 2014 और 19 की लड़ाई जो थी वो डायरेक्ट कांग्रेस से हो रही थी कि कांग्रेस भी पैन इंडिया चुनाव लड़ रही थी। आज की डेट में कांग्रेस के पास पैन इंडिया स्ट्रेंथ खत्म हो गया है, रादर स्टेट और पॉकेट के लेवल पे भी कहीं नहीं। एक मिनट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको क्या लगता है कि साझा विपक्ष कितने सीटों पे नरेंद्र मोदी को कम से कम कितनी सीटों पे एक कॉमन कैंडिडेट खड़ा कर पाएगा, क्योंकि उससे फिर लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाएगी। हाँ, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो पॉकेट्स में भी जाएंगे तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, मे बी वो लोग आपस में अलायंस में हो। तो अब जैसे तमिलनाडु में मान लीजिए सीटें हैं, या बंगाल में सीटें हैं, महाराष्ट्र में है, तो डिफरेंट पॉकेट्स में डिफरेंट डिफरेंट रीजनल फोर्सेस हैं, और वो सब मिलाकर यदि, और कई जगह तो वो आपस में भी लड़ रहे हैं, कई जगह अभी जैसे वायनाड की ही सीट ले लें तो वहां पे तो वो अलायंस पार्टनर सीपीआई के साथ ही लड़ रहे हैं, तो कई जगह, इसलिए वो एग्जैक्ट नंबर बोलना मुश्किल है, लेकिन 300 सवा 300 सीट से ज्यादा पे वो साझा कैंडिडेट का तो कोई मतलब कहीं दिखता नहीं है। अब चूंकि ये वाले स्थिति में होना क्या है कि जो आपने अब इसी से अलायंस की बात आती है, तो बीजेपी के जो पुराने साथी जो छोड़कर चले गए थे, कुछ इंडिया अलायंस के संस्थापक भी रहे, वो भी आ गए, और कई लोग तो हाल हाल तक इंडिया अलायंस में रहे, और वो भी आ गए बीजेपी में, क्योंकि उनको लग रहा है कि उस पॉकेट में, उस ग्रुप में रह के उनका भविष्य नहीं है, और बीजेपी ने सिर्फ उन लोगों को लिया जिनको लेने से उसका बीजेपी का अपना स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। अब जैसे मैं आपको पहला ही एग्जांपल दूंगा, नीतीश कुमार को लिया गया है एक नेशनल स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में, जो एक मुद्दा था वो मुद्दा मर गया, जातीय जनगणना का पूरा मुद्दा खत्म हो गया है, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पाला बदलने के कारण। तो बिहार में बीजेपी का नफा नुकसान बाद की बात है, पर नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अब आप आ जाइए साउथ में, इस बार बीजेपी फोकस कर रही है क्योंकि बीजेपी को अपना नंबर बढ़ाना है, टोटल नंबर में एडअप करना है। आप नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में आप सैचुरेशन पे बैठे हुए हो, तो आपका नंबर बढ़ेगा कैसे? तो आपका नंबर बढ़ेगा साउथ से। तो अब साउथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस किया गया आंध्र प्रदेश में, साउथ में स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है तमिलनाडु में, कर्नाटक में हमने जेडीएस के साथ, मतलब बीजेपी ने जेडीएस के साथ स्ट्रेटेजी, तो मेरे कहने का जेडीएस के साथ पहले भी रहे था, तो कई जगह पे बीजेपी जो पुरानी एनडीए के अलायंस थे उनको वापस लाया है एक स्ट्रेटेजी के तहत पे, और आप देखेंगे कि ये सारे अलायंस ज्यादातर साउथ में है। तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो अलायंसेस हुए हैं तो इससे कंसोलिडेशन ऑफ वोट हो रहा है। जब कंसोलिडेशन, बिकॉज साउथ की राजनीति का एक और बड़ा दिलचस्प मुद्दा होता है कि उनके यहां फिक्स्ड वोट होते हैं, पार्टीज के लीडर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके परसेंटेज एकदम फिक्स्ड, और अंधभक्ति में वोट होती है वहां पे, वहां वो एक अलग दुनिया हो जाती है जहां तक वोटिंग पैटर्न का सवाल है। तो उस हिसाब से एक कंसोलिडेशन का काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि इन सारे अलायंसेस का पॉजिटिव इंपैक्ट रिजल्ट पे मिलेगा। स्मिता जी। विनोद शुक्ला, अंतिम टिप्पणी। नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में भी काफी हद तक पश्चिम बंगाल को छोड़ करके एक सैचुरेशन की स्थिति है, और बीजेपी के तमाम रणनीतिकार इस बात को कहते रहते हैं। ये जो 370 का टारगेट नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए दिया है, और एनडीए को 400 पार की बात बार बार दोहरा रहे हैं, अगर साउथ में वोट शेयर बढ़ भी गया, सीटें नहीं बढ़ी, तो ये जो बढ़ा हुआ सीट से ये कहां से आएंगी? देखिए, पहली बात तो ये कि पश्चिम बंगाल में मैं सैचुरेशन नहीं मान रहा हूँ, एक बात। दूसरा, निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि अगर आप तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु और जहां से वो अलायंस को इग्नोर कर रहे हैं, अलायंस नहीं करना चाह रहे हैं, बाकी सारी जगहों पर भाजपा जो है या एनडीए अपने पुराने अलायंस को लेकर के आ रही है, यहाँ तक कि वो पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल के साथ लगातार संपर्क में है कि किसी तरह से हो। तो एक तमिलनाडु में है जो जहां पर भाजपा 2024 से ज्यादा 2024 के लिए लड़ रही है, 3-4 सीटें टारगेट में है। केरल में वो सेलेक्टिवली 5-6 सीटों पर ही लड़ रहे हैं, बाकी जगह पर वो कैंडिडेट जरूर खड़ा कर देंगे, लेकिन शायद इस बार केरल में वो जिस तरह से त्रिवेंद्रम की सीट है,
एक दो और सीटें हैं जहां पर वो सरप्राइज करने वाले हैं। मुझे लग रहा है केरल में वो इस बार सरप्राइज करेंगे, हालांकि सरप्राइज हर बार होता है, कहा जाता है, लेकिन मुझे इन दो जगहों पर लग रहा है। वेस्ट बंगाल में मैं सैचुरेशन नहीं मान रहा हूँ। आंध्रा की स्टोरी आपके सामने है, तेलंगाना में ये बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर ये 65 से बढ़ के 78 भी हो जाते हैं, जिसको लेकर के मेरा अपना वो है, तो आप 12 सीटें तो बढ़ रहे हो ना उत्तर प्रदेश में ही। बिहार में मान लीजिए बढ़ने की उम्मीद नहीं है, आप लोग ये कह रहे हैं कि वहां 2-4 घट सकते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल में आप बढ़ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, आप केरल में आपको का खाता खुल सकता है, तमिलनाडु में आपका बढ़ सकता है, तेलंगाना में आप बढ़ सकते हैं, आंध्रा में आपको कुछ है, तो मुझे कहीं से, और प्लस आपके एलाइज भी तो आपके साथ पुराने बहुत सारे लोग आ गए हैं, आपके साथ तेलुगु देशम आ गई है, आपके साथ वापस अभी अभी उड़ीसा का चैप्टर भी खुला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो तमिलनाडु को छोड़ करके भाजपा तमिलनाडु 229 के लिए 2029 के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रही है, बाकी जगह वो 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी योजना पर काम कर रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं कि वो आसपास वो जो पुराना रिकॉर्ड है उनका 303 और अलायंस का के साथ एनडीए का 350 वाला है, उसको ब्रीच करेंगे। लेकिन एक बात जो ये बोला जाता है कि 370 वाला 370 पूरे देश को 370 धारा याद दिलाने के लिए नंबर दिया गया है, उसका सीट से ज्यादा ये मायने है कि हर दिन प्रधानमंत्री जब अपनी रैली में बात करेंगे तो 370 बोलेंगे, तो वो हमेशा याद दिलाएगा 370 धारा हटाने का। और जब वो धारा याद तो यानी दिलाएगा, 370 का आंकड़ा चुन करके 370 ही क्यों कहा गया, इसका एक टैक्टिकल कारण भी है। 375 कह आंकड़े के सकते थे। अलावा इसका टैक्टिकल कारण ज्यादा है, वो एक मनोबल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन ये तय है कि भाजपा और एनडीए, क्योंकि 2019 में एनडीए के बहुत से बीजेपी के साथी एनडीए में नहीं लड़ रहे थे, वो अपना अलग अलग उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। इस बार वो फिर से एक एनडीए के बिग टेंट वाले फॉर्मूला के तहत वो साथ आए हैं। तो ये जरूर है कि मौजूदा जो बीजेपी का आंकड़ा है और जो एनडीए का आंकड़ा है, दोनों पार होता दिख रहा है। ये भारत के विपक्ष के लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर विपक्ष लगातार तीसरे चुनाव में भी जो इनकम्बेंट है, जो सत्ताधारी पार्टी या नेता है, उसके ब्रांड को वो डेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म मनोबल पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा जनता और वोटर के मतदाता पे और अंतरराष्ट्रीय जगत में, वो बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि भारत का विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के आकांक्षाओं, उनके एस्पिरेशंस को से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये साझा जो कैंडिडेट खड़ा करने की रणनीति है, ये इसीलिए दिलचस्प होगी। आखिर में अंत में आकर कितनी सीटों पे ये हो पाएगा, केरल में अलग लड़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अलग है, पंजाब में अलग है, इस तरह से अलग अलग राज्यों में हर जो रीजनल छत्रप है वो ये कह रहा है कि मेरे स्टेट में इंडिया अलायंस नहीं है, देश भर में है। लेफ्ट फ्रंट कह रहा है केरल में नहीं है, बाकी भारत में है। ममता दीदी कह रही है बंगाल में नहीं है, लेकिन बाकी भारत में हम अलायंस में हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं पंजाब में अलायंस में नहीं हूं, लेकिन बाकी भारत में मैं इनके साथ हूं। तो ये किस तरह की वो रणनीति टैक्टिक्स चल रही है, देखते हैं कब तक ये सभी सीटों पे कैंडिडेट दे पाते हैं। महाराष्ट्र में पेंच फंसा हुआ है, बीजेपी का भी महाराष्ट्र में अभी घोषणा नहीं हुई है, ओडिशा पे बातचीत जारी है। तो इसी तरह जैसे दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, जैसे जैसे हाल घटनाक्रम आगे बढ़ेगा हम आप सबसे फिर कनेक्ट करेंगे। अड्डा से जुड़े रहिए। अड्डा की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आप भी हमारे साथ आइए। याद करिए वो अड्डा जो जीवन का एक हिस्सा होता था, रूटीन का हिस्सा होता था, उसी अड्डा को हम जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। विनोद शुक्ला, मुकेश रंजन और अनीता चौधरी, आप सब हमारे साथ जुड़े, इतना समय दिया आपने, और अनीता ने बेहद असुविधाओं के बीच हमसे जुड़कर हम अपनी बात रखी। अनीता, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और सभी अड्डा के साथियों को, अड्डा की संस्कृति यहाँ जिंदा है, आप भी जिंदा रहिए, हमारे अड्डा में आते रहिए, और कौन से वो विषय हैं या कौन से वो मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं हम चर्चा में उठाएं, उस पर अपना सुझाव दीजिए। नमस्कार।